महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज किसी न किसी तरह से पिताजी से बात करनी होगी, वरना देर हो जाएगी। ये बात मेरे कॉलेज के समय की है, आज से करीब 10 साल पहले की। उन दिनों मैं सेकेंड ईयर में था। सर्दी की छुट्टियां लग गई थी, अगले 7 दिन आराम था। वैसे मेरा काम ज्यादा कुछ था नहीं, रात देर तक जगकर हॉरर मूवीज देखता था, उसके बाद डरता था और सुबह देर तक सोता था। माँ सवेरे आकर दे गालियां देकर उठाती थी। इस चक्कर में हमेशा लेट हो जाता था और कॉलेज का पहला क्लास मिस हो जाता था। यही रूटीन जिंदगी में चल रहा था। हॉरर फिल्में देख देख कर मेरा दिमाग इस तरह से डम हो गया था कि मुझे हमेशा डर लगता रहता था और इसीलिए मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे डरपोक के नाम से जाना जाता था। मगर उन लोगों को हॉरर फिल्में देखने का मजा क्या पता। मेरा नाम है अरविंद मित्रा, वैसे पेट नेम भी है एक, बैरी, और इसी नाम से मैं अपने दोस्तों में ज्यादा प्रसिद्ध हूं। उन्होंने बैरी को बेरी कर दिया है। मगर आज जब मैं उठा तो मां ने न तो डांट लगाई न ही कुछ कहा। घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज गए थे। अरे ये सूरज पश्चिम से कैसे होगा? मगर तभी याद आया कि अरे भाई, ठंड की छुट्टियां लग चुकी है, अगले 7 दिन तक कोई डांट डपट नहीं, आराम से उठो। मगर इसके साथ साथ एक समस्या भी थी। मेरे सभी दोस्तों ने मैनपाट घूमने का प्लान बनाया था। 2 दिन का ट्रिप था, मगर परमिशन तो लेनी पड़ेगी घर में। यही सोचकर मुंह पर ब्रश लेकर पिताजी के कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे के बाहर ही टहलने लगा। पिताजी अंदर कुछ काम कर रहे थे। बोले, कुछ बोलना है? मैंने चौंकते हुए कहा, हाँ पापा, वो दोस्त लोग सब 2 दिन के लिए मैनपाट घूमने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा सोच रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, हैं? दिन भर घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। मन महसूस कर रह गया। रसोई की तरफ चल पड़ा। किसी भी हाल में मुझे आज परमिशन चाहिए, अन्यथा दोस्त सारे टाटा करते हुए निकल जाएंगे और मैं यहीं पड़ा रह जाऊंगा। रसोई तक पहुंचा ही था कि मां बोल पड़ी, देखो मुझसे कुछ मत पूछना, इतना खर्चा कहां से उठाएंगे? अभी तुम्हारे कॉलेज की फीस, किताबें, ट्यूशन की फीस, फिर मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूं, मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, उनसे चल दूंगा। वैसे भी 2 दिन की ट्रिप है, मैं सिर्फ इजाजत मांग रहा हूं। अचानक पिताजी निकल आए। वैसे जा कहां रहे हो? जी मैनपाट। मैनपाट सुनकर वो जैसे खुशी हुए थे। वो तो काफी अच्छी जगह है, मैं भी काफी साल पहले गया था। वैसे कब जा रहे हो? जी मैं कल शाम के। रिजर्वेशन वगैरह हो गया है? हाँ सब हो चुका है। देख रही हो अपने बेटे को, सारी तैयारियां करके साहब बहाना कर रहे हैं परमिशन लेने का। जैसे तैसे घर का यह मामला तो निपट। शाम की ट्रेन से हम लोग निकल पड़े वहां के लिए। अगले दिन करीब दोपहर के हम वहां पहुंचे। ठंड की दोपहरी ऐसे ही काफी अच्छी रहती है, ऊपर से पहाड़ी इलाका, ठंड काफी अच्छी थी। मगर यहां पहुंचकर एक प्रॉब्लम सर पर आ गई। हम लोगों ने पहले से होटल वगैरह की बुकिंग नहीं की थी। कुछ लोगों ने हमें सलाह दी थी कि वहां आसानी से होटल रूम वगैरह मिल जाता है
और अगर ना मिला तो आसपास बहुत सारे पुराने बंगले हैं जिन्हें लोग किराए पर देते हैं, हमें वो आसानी से मिल जाएंगे। मगर यहां पहुंचकर तो हालात कुछ और ही थे। होटल तो पूरी तरह फुल और ठसाठस थे ही, कोई इस तरह का बंगलो भी नहीं मिल रहा था जिस पर हम जाकर ठहर सकें। अब सिर पर मुसीबत थी। स्टेशन पर चाय नाश्ता करके हम बैठे बैठे सोच रहे थे आगे क्या करें, यहां रुकें या शाम की ट्रेन से वापस चले जाएं। यही बातचीत हो ही रही थी, तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति हमारे पास आया। बाबू, आप लोग को ठहरने की जगह चाहिए क्या? हमें तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई। मेरा दोस्त अरविंद बोल पड़ा, चाहिए तो आप दिला सकते हैं क्या? हाँ, अच्छा सा एक बंगला है। किराया कितना लेंगे? आप लोग को जो मनाए दे देना बाबू, थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट हो जाए बस। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? बस स्टेशन के उस पार जाना है। हम सब जैसे खुश हो गए। हाबू बोल पड़ा, चलो भाई, मनमांगी मुराद मिली, चलो जल्दी से चलते हैं। हम सब उस बूढ़े के पीछे चल पड़े। बूढ़ा काफी धीमी रफ्तार से जा रहा था, मगर काफी देर चलने के बाद हमें महसूस हुआ कि उसने तो कहा था पास ही है और हम करीब 20 मिनट से चल रहे हैं। महेंद्र बोल पड़ा, अरे दादा, कितनी दूर और जाना है? पेट की तो हालत खराब है भूख के मारे। आपके यहाँ तो स्टेशन में ऐसे भी खाना नहीं मिलता है, जल्दी चलो, कुछ खाना पीना इंतजाम करो। बस बाबू, आ ही गए समझो। आसपास बहुत सारे बेर के पेड़ थे। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देख देख, सारे पेड़ों में बेरी कैसे लटका हुआ है, और बेरी बाबू लटके लटके कैसा लग रहा है। अरे यार, तुम लोग भी ना। और करीब 10 मिनट चलने के बाद हम लोग एक बड़े से पुराने बंगले के पास खड़े थे। बंगले के हालात कुछ सही नहीं लग रहे थे। काफी हिस्सा टूट भी चुका था, कुछ एक हिस्सा ही बचा था। बड़े से लोहे के गेट के पास ही एक बोर्ड लगा था, रॉय विला, सन 1920। हम लोग चौंक पड़े, बाप रे, इतना पुराना मकान। हाबू बोल पड़ा, अरे देखो तो, ये तो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास बना बंगला है भाई। चलो अच्छा है, हिस्टोरिकल प्लेस पर रहकर गए थे, लोगों को ये बता सकेंगे। अंदर बंगले की स्थिति सच में उतनी अच्छी नहीं थी। आसपास काफी बड़ा गार्डन था, मगर देखरेख के अभाव में काफी हिस्सा जंगल में बदल चुका था। घर भी काफी जगह से ढह गया था, मगर ले देकर 2 दिन यहां पर हम लोग आराम से ठहर सकते थे, क्योंकि जो हिस्से अच्छे थे वहां ठीक ठाक ही परिस्थिति थी। बंगले के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा था, मगर अब उपयोग नहीं होता था। उसके टब में भी जो पानी था वो काफी पुराना, सड़ा हुआ, काई भरा था। अब ये बूढ़े महाशय ये सब की सफाई क्या करते होंगे, और जिनका बंगला है वो शायद अब यहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यही सोचकर हम लोग वहां आसपास घूमने लगे, और घूमते घूमते ठीक फव्वारे के पीछे हमें दिखी एक बड़ी सी परी की मूर्ति। मूर्ति काफी बड़ी थी। एक परी हाथ जोड़े खड़ी है, जिसके पीठ पर बड़े बड़े पंख हैं, मगर उसकी गर्दन नहीं थी। अब इतने पुराने बंगले में मूर्तियों का ये हाल कोई अजीब बात नहीं है। हालांकि इससे पहले भी हमने कई ऐसी हिस्टोरिकल मूर्तियां देखी थी, वो कहीं ना कहीं से ऐसे खंडित रहती ही है, मगर इस मूर्ति में कोई अजीब बात थी जो न जाने क्यों रह रहकर मेरा ध्यान खींच रही थी। मूर्ति के नीचे एक बोर्ड लगा था, भगवान की शरण में तुम हमेशा आराम पाओ और यहां हमेशा निवास करो, परी। इसका क्या मतलब है? भगवान की शरण में आराम पाओ और यहां निवास करो। खैर, अब तक शाम होने को आ गई थी।
आसपास जंगली सा इलाका होने की वजह से झींगरों की आवाज कान फाड़े दे रही थी। समझ में आ रहा था रात भर इन्हीं आवाजों के साथ हमें यहां ठहरना है। परिवेश बड़ा अजीब और रहस्यमय सा होता जा रहा था। बूढ़ा ने अपना नाम रामफल बताया था। घर में पहुंचते ही एक और आश्चर्य की बात हुई। गार्डन में हम पहुंचे ही थे, अचानक एक दुबला पतला सा कुत्ता खूंखार तौर पे भौंकता हुआ हम लोगों की तरफ दौड़ा। बूढ़ा अचानक चीख पड़ा, ए सुकड़ो, ये बाबू लोग हैं, अभी ये लोग यहीं रहेंगे, इनको देख कर भौंकना नहीं। बूढ़े का आदेश पाकर जैसे सुकड़ू तुरंत ही बदल गया और कूं-कूं करता हम लोगों के चारों ओर घूमने लगा। बूढ़ा हम लोगों से बोला, चाय नाश्ता बना देता हूं, उसके बाद मुझे बाजार जाना होगा। हम लोगों ने भी कहा, हाँ ठीक है। चाय नाश्ता करके हम लोग घर के आसपास ही घूमने लगे थे। गार्डन इतना बड़ा था कि उसे घूमकर देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तब तक रामफल काका बाजार जा चुके थे। सुकड़ू भी उन्हीं के साथ गया था। मेरा मन हुआ क्यों ना एक अच्छी सी पिक्चर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। भाई ऐसी पुरानी सी हिस्टोरिक परी की मूर्ति देखकर तो लोग प्रसन्न हो जाएंगे और लाइक्स और कमेंट्स की तो बाहर लग जाएगी। बस यही सोचकर अपना मोबाइल निकालकर मूर्ति की तरफ जैसे ही कैमरा ऑन किया, आश्चर्य, ये क्या देख रहा था मैं कैमरे में? मूर्ति नहीं थी, मगर उसकी जगह एक 13-14 साल की छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, सिर के बाल पूरे गंजे कर दिए गए थे, जैसा जैसा पुराने जमाने की विधवाओं के साथ होता था। मैं चौंक पड़ा। एक बार कैमरा हटाकर मूर्ति की तरफ देखा तो अरे, यहां तो मूर्ति ही है। मगर जैसे ही दोबारा कैमरा मूर्ति की तरफ किया, वहां पर वही लड़की खड़ी दिखी। मैं चौंक पड़ा था। मगर अगले ही पल एक और आश्चर्यजनक बात हुई। मेरा मोबाइल ब्लैक स्क्रीन हो गया, जैसे जैसे कुछ खराबी आ गई हो या फिर चार्जिंग पूरी तरह से खत्म हो गया। मगर मैं तो मोबाइल फुल चार्ज करके लाया था और स्टेशन पर उतरकर जब मां को खबर दी थी, उस वक्त भी करीब 97-96% चार्जिंग थी। फिर अचानक मोबाइल कैसे बंद हो गया? तभी मेरे नाक में पड़ी एक भीनी भीनी खुशबू, महंगे डियो की जैसी खुशबू होती है। हाबू महंगे डियो लगाना काफी पसंद करता था। उसके चाचा यूएसए में रहते थे। अक्सर वहां के महंगे महंगे डियो वो उसे भेजा करते थे। मगर ये खुशबू बिल्कुल नई थी। मुझे लगा शायद जब गार्डन घूमते हुए हाबू मेरे आसपास ही कहीं आ गया है और उसकी डियो की खुशबू आ रही है। मैंने बिना इधर उधर देखे मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करते हुए बोला, ए हाबू, क्या बात है यार, नया डियो है? खुशबू तो बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा सुनना, जरा ये मोबाइल देख तो। हाबू को मोबाइल संबंध में काफी ज्ञान था, छोटी मोटी रिपेयरिंग भी कर लेता था, इसलिए मैं उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाना चाहता था। मगर जैसे ही आंख उठाकर मैंने आसपास देखा, मेरे आसपास तो कोई नहीं था। मेरे दोस्त मुझसे काफी दूर घर के आखिरी छोर पर घूम रहे थे। तो फिर ये खुशबू कहां से आ रही थी? और अगले ही पल मेरी नजर दोबारा मूर्ति पर गई। शाम ढल रही थी, सूरज की लालिमा चारों ओर फैली थी और उस लालिमा में मैंने देखा मूर्ति की जगह वही 13-14 साल की लड़की खड़ी है। मुझे देखकर उसकी आंखें जैसे जल उठी थी। मेरे कानों में शब्द पड़े,
चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये घर अभिशप्त है, चले जाओ यहाँ से। उसकी वो जलती आंखें, उसकी वो आवाज सुनकर मैं अपने आप को रोक न सका। मेरे मुंह से चीख सी निकल गई। मेरे सभी दोस्त चौंक कर मेरे पास दौड़ कर आए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओ लड़की। मेरे इशारे पर सबने मूर्ति की तरफ देखा। मैं भी चौंक कर जब मूर्ति की तरफ देखा तो ये क्या, वहां तो कोई लड़की नहीं, एक मूर्ति थी और मूर्ति की इस टूटी गर्दन के ऊपर बैठी थी एक गिरगिट। मेरे दोस्त हंस पड़े। अबे ये गिरगिट देखकर तू डरने लगा? नहीं, अभी मैंने मूर्ति के वहां एक लड़की को देखा। और उसके बाद मैंने सारी बात उन्हें बता दी। हाँ, तो तू ये कहना चाहता है कि वहां तुझे एक 13-14 साल की लड़की दिखी जो तुझसे कह रही थी कि यहां से चले जाओ? यार ये हॉरर फिल्मों की कहानियां ना तेरे दिमाग में पूरी तरह से छा गई हैं। बस हम लोग को ना ये सब सुना के डराने की कोशिश मत कर, और तू भी मत डर और पिकनिक का मजा खराब मत कर। तेरे को ना ऐसे ही पैंट गीला करने वाला हम लोग नहीं बुलाते। अरे यार, घूमने आए हैं, मजा ले, क्या डर रहा है? मुझे काफी अजीब सा लगा, शर्मिंदगी भी हुई, क्योंकि दोस्त समझ रहे थे मैं उस गिरगिट को देखकर डरा था, मगर मैंने जो देखा था क्या था वो? क्या इस पुराने से परिवेश में आकर मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? और देखो बेटा, हॉरर मूवीज, उसी के चक्कर में सब होगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक हाबू मेरे पास आया। तुझे कुछ दिखा था ना? हाँ, देख, मुझसे मत छुपा, मैंने भी महसूस किया है, ये जगह कुछ ठीक नहीं है, और आज की रात लगता है बहुत भयानक होने वाली है। चांद की तरफ देख। मैंने आंख उठाई। क्या है चांद की तरफ? तुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्या? गौर से देखने की कोशिश कर। चांद में आज हम लोग के लिए एक निशान है, एक निशान हम लोग को सावधान करता हुआ। गौर से देख। मैंने बहुत गौर से देखने की कोशिश की। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। कहां से दिखेगा? अबे मैं मजाक कर रहा था डरपोक, तू तो बातों बातों में डरने लगता है यार। तेरा मजाक उड़ा रहा था वो। कहते कहते हम लोग सब घर के अंदर की तरफ चले गए। अंदर के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। कमरे तो बहुत सारे थे, मगर बहुत से टूटे हुए। कुछ एक अच्छे थे तो उनमें ताला लगा हुआ था। ऊपर भी कुछ कमरे थे, मगर उनमें भी ताला था। घर के अंदर काफी सारा पुराना सामान था, मगर देख रेख के अभाव में टूट फूट ज्यादा थी। अब रामफल जैसे बूढ़े महाशय से इतने बड़े बंगले की देखभाल तो होती नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है। करीब 2 या 3 कमरे ही सही सलामत थे। कमरों में जमीन पर दरियां बिछी हुई थी, जिनमें हमें सोना था। कुछ एक हिस्सों को साफ सुथरा करके हमारे सोने के लिए व्यवस्था की गई थी, मगर आसपास के बाकी हिस्से काफी गंदे और धूल भरे थे। कमरे इतने बड़े भी नहीं थे कि हम इतने सारे लोग एक साथ सो सके, इसलिए हमने फैसला किया कि 2 कमरों में हम बंट जाएंगे। अब अपने हाथों से ही कमरे की साफ सफाई करने लगे। वैसे भी रामफल जितने बूढ़े व्यक्ति से यह काम कराना हमें सही ना लगा। साफ सफाई करने के बाद बारी आई हाथ मुंह धोने की, मगर बाथरूम है कहां? तभी अरविंद बोल पड़ा, अरे ये इधर है, इधर आओ। जब हम उधर गए तो देखकर चौंक पड़े। ये बाथरूम है? बाप रे, ये तो किसी राजा के बाथरूम की तरह लग रहा है। इतना बड़ा सा एक टब पानी से भरा हुआ,
और एक नया सा टॉवेल भी था और नया साबुन भी। किसी को पहले से पता था क्या हम लोग यहां आने वाले हैं? पप्पू बोला, क्या बात कर रहा है यार? अरे रामफल ने ही सब किया होगा, अरविंद बोल पड़ा। देख, इतना बड़ा घर है, बेचारा अकेला केयर टेकर, और मालिक कितने और पैसे देता होगा, इसीलिए इसी तरह से लोगों को ठहराकर पैसे कमाता होगा। सोच, अगर अपने शहर में ये प्रॉपर्टी होती तो इसकी क्या कीमत होती। मगर इसको एज अ टूरिस्ट बंगलो भी तो डेवलप किया जा सकता है। हाँ, मगर रामफल का मालिक कैसा होगा यही सोचो। पैसा खर्चा करने के नाम पे इस घर को कुछ भी नहीं कर रहा। अब तक अंधेरा घिर आया था। अचानक पप्पू बोला, अबे मोमबत्ती कुछ है, जलाओ तो। अरविंद ने एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की रोशनी से कमरे में उजाला हुआ। अचानक पप्पू बोला, ए, रामफल को तो काफी देर हो गए ना बाजार गए हुए। हाँ, अब तक आया क्यों नहीं? अगर रामफल कभी ना आए तो, हाबू ने कहा। अगर रामफल कोई जिंदा इंसान नहीं, एक प्रेत आत्मा हो जो हमें हम मारने के लिए ले आई है, या फिर कोई प्रेत आत्मा पहले से इस घर में रहती हो और हमें दोबारा यहां से बाहर निकलने ही न दे और जिंदगी भर के लिए हम यहां फंस जाए तो? क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने उनसे कहा। डर लग रहा है ना? मगर तभी पास की एक खिड़की तेज हवा से खुल गई और उस हवा के चलते मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में फिर खूब अंधेरा था। बाकी लोग कोशिश करके भी अपनी मोबाइल नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। पप्पू बोला, अबे वो कौन है? मेरी नजर भी उस परछाई की तरफ गई। कौन है? कौन है? मैं हूं बाबू, रामफल। सब चौंक पड़े। अरे रामफल काका, देखा हमारे दोस्त को? ये थोड़ा पैंट में पेशाब करने वाला लड़का है। खैर, आप खाने पीने के इंतजाम करिए। हाँ बाबू, आप लोग थक गए होंगे, मैं खाना बना ही देता हूँ, खा पी के सो जाइए। सो जाइए? चचा, यहाँ हम घूमने आए हैं, सोने नहीं। अरविंद बोल पड़ा, आज रात को तो कैंप फायर होगा। ऐसे ऐसे ही आपसे 2-2 मुर्गियां थोड़ी मंगाई हैं। मुर्गी खाओ, कैंप फायर में गाना चला के नाचो। धन्नो अधन्ना अधन्नो है। रामफल बोल पड़ा, नहीं नहीं बाबू, ओ सब यहाँ मत करिएगा, ज्यादा हल्ला मकान मालिक को पसंद नहीं है। मकान मालिक? तुमने तो कहा वो शहर में रहते, फिर इस जंगल में हमारे हल्ले से उनको क्या परेशानी? बाबू, आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ, शांति से रहिए, खाइए पिए, ये सब उधम। यार, ये सुनसान सा जंगल है, यहाँ उधम करने पर भी किसको परेशानी होगी? क्या चाचा तुम भी? लाख मना करने के बाद भी हम लोग नहीं माने। कैंप फायर के लिए लकड़ी की जरूरत थी। रामफल के साथ उन लोगों ने मुझे भेज दिया। कहा थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा तो मेरा डर निकलेगा। रामफल के साथ मैं लकड़ियां बीनने निकल पड़ा था। लकड़ी बीनते बीनते हम उसी मूर्ति की तरफ चले आए थे। मैंने रामफल से पूछा, चाचा ये मूर्ति किसकी है? ए परी की है साहब, इसके साथ बहुत दुख भरी कहानी जुड़ी हुई है। अच्छा, अब क्या कहानी? वो कहानी बोलना मना है साहब, इस घर के मालिक को पसंद नहीं। अब कहते हैं जो वो कहानी बोलेगा वो उसे मार डालेगी।
इसलिए वो कहानी क्या है ना पूछे साहब। आइए, ये लकड़ियां इकट्ठी हो गई। मैं चौंक सा पड़ा था। इसकी बातों में कुछ अजीब सी बात नहीं है। कभी कहता है मालिक शहर में रहते हैं, कभी कहता है मालिक यहां है। कहानी सुनाना उसे पसंद नहीं आएगा, मार डालेगी। आखिर क्या बात करना चाहता है ये? रात को खा पीकर बंगले के कोने वाले हिस्से में हम लोगों ने बॉनफायर लगाया। अरविंद के मोबाइल में काफी अच्छे गाने थे। वो एक ब्लूटूथ स्पीकर भी ले आया था। स्पीकर को मोबाइल से जोड़कर हम लोग नाचने गाने के मूड में थे, मगर प्रॉब्लम शुरू हो गई। काफी कोशिश के बाद भी पता नहीं क्यों स्पीकर मोबाइल से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बार बार गाना बजता था और कट जाता था। धीरे धीरे हम सभी का मूड खराब हो रहा था। अरे यार, क्या स्पीकर लेकर आया तू? सारा मजा जा रहा है। कहा तो गाना चलाकर नाचेंगे। अभी तो कौन सा मैं इसके अंदर घुस जाऊं? और ये आबू महाशय तो बहुत बड़े रिपेयरिस्ट बनते हैं ना। लो ना, रिपेयर करो जल्दी। उन सभी को काम में भिड़ा देख मैं वहीं आसपास टहलने लगा। मगर टहलते टहलते अचानक एक तरफ के कमरे में मैंने रोशनी देखी। कानों में पड़ी शहनाई की आवाज। अरे, इधर क्या कोई शादी आदि हो रही है क्या? मैंने एक बार मुड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो सभी स्पीकर सुधारने और बॉनफायर में लकड़ियां डालने में व्यस्त थे। मैं बढ़ चला उस कमरे की तरफ। धीरे धीरे वहां पहुंचने पर मैंने पाया कमरे में बहुत सारे लोग थे। भीड़ भाड़, आना जाना, जैसे जैसे सचमुच शादी का माहौल हो। दरवाजे पर पहुंचा तो पास ही कुछ लड़कियां बैठी हुई पान बना रही थी। कुछ महिलाएं सुहाग गीत गा रही थी। लोग दौड़ा भागी कर रहे थे। कमरे के अंदर भी 2-3 कमरे और थे। उनमें सब काम ही चल रहा था। सच में यहाँ शादी हो रही है, मगर रामफल ने बताया नहीं यहाँ कोई शादी है। यही सोचकर मैं दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक एक व्यक्ति तेज कदमों से जाते हुए मुझसे टकरा गया। अरे भाई, कौन हो है? क्या बीच रोड पे खड़े हो? अभी काम के समय, जरा किनारे हट के खड़े हो। अचानक ही व्यक्ति की तरफ मेरी नजर पड़ी। मैं चौंक पड़ा। बड़े पापा? हाँ, ये तो मेरे बड़े पापा ही थे। मेरे बड़े पापा मुझे बेहद प्यार करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुझे ही वो अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। बचपन से लेकर मुझे बड़ी माँ और बड़े पापा का बेहद प्यार मिला। वो गांव में रहते थे और जब भी हम गांव में जाते थे मेरे लिए वो दिन सबसे सुहाने हो जाते थे। मगर ये क्या, बड़े पापा इस वक्त धोती कुर्ता पहने हुए थे। जेब में पुराने अमल की सोने की घड़ी थी, मगर बड़े पापा को तो मैंने कभी भी धोती कुर्ता पहने हुए नहीं देखा। उन्होंने पूरी जिंदगी शर्ट पैंट में ही बिताई। अंग्रेजी रहन सहन उन्हें बेहद पसंद था। अंग्रेजी कविताओं के तो रसिया थे। कठिन कठिन अंग्रेजी कविताएं पढ़ते और जब हम गांव में जाते तो हम लोगों को बैठाकर सुनाते। हालांकि मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं घुसता, मगर मजबूरी थी सुनना। मगर आज 2 साल बाद बड़े पापा को सामने देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि 2 साल पहले ही तो उनका देहांत हो गया था। मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, इसलिए मैंने अपने हाथों से उन्हें मुखाग्नि दी थी और आज मेरे सामने बड़े पापा खड़े थे। वो भी मुझे देखकर चौंक कर बोले, अरे बेरी, आओ आओ आओ, सही समय पर पहुंच गए।
देखो तो शादी की क्या चमक दमक है। और तुमने बिटिया को देखा कि नहीं? दुल्हन के कपड़ों में क्या दिख रही है। आओ आओ दिखाता हो तुम्हें दुल्हन। मैं उनके पीछे पीछे पास वाले कमरे की तरफ बढ़ चला और वहां पहुंचकर आश्चर्य से भर उठा। बहुत सारी लड़कियों के बीच बनारसी साड़ी पहने दुल्हन के साज में वही लड़की बैठी थी जो उस समय मुझे परी की मूर्ति की जगह विधवा के वस्त्रों में दिखी थी। मैं जैसे चौंक सा पड़ा था। ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं अभी कुछ कह पाता कि अचानक एक तेज धक्के से मैं एक तरफ छिटक कर गिर गया और इसके साथ ही आई आवाज किसी भारी चीज के गिरने की। हाबू की आवाज कान पड़ी। ओ महाराज, कहां खोए हुए हो? हाँ, पुराना घर है, थोड़ा देख के चल। अभी अगर मैंने समय पर पहुंचकर तुझे खींच न लिया होता तो देख क्या होता। मोबाइल की रोशनी में मैंने देखा छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन पर गिरा हुआ था। सच में अगर मेरे सिर पर गिरता तो ओह माय गॉड, मैं तो निपट ही जाता। फिर ना तो मैं घर लौट पाता, ना अपनी मां से मिल पाता, ना बाबूजी से। क्या होने वाला था मेरे साथ? मैं जैसे मन में दुख से भर उठा। घर वालों से हमेशा मुझे चिढ़ थी। उनकी स्ट्रिक्टनेस, उनकी डांट, पढ़ाई के प्रति उनका मुझे लगाना सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मगर एक ही पल में जैसे लगा कितना प्यार करते हैं मेरे माता पिता मुझे। मैं उनको छोड़कर दुनिया से जाने वाला था। ओह माय गॉड, मेरी प्यारी सी माँ, मेरे प्यारे से पापा। मन द्रवित सा होता था। अचानक मैंने कहा, थैंक यू हाबू भाई, सच में थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। आगे स्पीकर वगैरह ठीक से न चलने की वजह से हम सभी का मूड खराब हो गया था। हम सब सोने जाने लगे। सोने जाने से पहले मैंने अरविंद के मोबाइल पर मां के साथ बहुत देर तक बात की। आज मां से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। पिताजी से भी थोड़ी देर बात की थी, मगर इस तरह से आज तक मैंने मम्मी पापा से बात नहीं की थी। मौत छू कर निकल गई थी मुझे, इसलिए शायद उन पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था।